बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट को पढ़ के आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारे पास वो स्टेट है मैटर की जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट या फिर रोटेट कर रहे होते हैं, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। अब हमारे पास जितनी भी ठोस चीज़ें आ जाती हैं वो सब क्या हैं, सॉलिड हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है एक टर्म दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है कि भाई जब हम सॉलिड को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते रहें और फिर एक ऐसा पॉइंट आए जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब जो हमारे पास शुगर की मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी है, 185, NaCl की 801 एंड मरकरी की है -38.8। देन उसके बाद आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या है, क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है एज़ कम्पेयर टू दी लिक्विड एंड गैसेस। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है सॉलिड की दो टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास कौन से होते हैं, वो सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हो डेफिनेट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है और वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि हम उन्हें क्लीव कर सकते हैं फिक्स्ड प्लेन से। इसकी जो एग्जांपल आ जाती है दैट इज़ NaCl, टेबल सॉल्ट एंड डायमंड। अमorphous सॉलिड हमारे पास वो होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड ना हो, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प नहीं होती। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं प्लास्टिक, रबर और ग्लास, और ये क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है दैट इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी हमारे पास वो फॉर्म वो जो है जब मॉलिक्यूल्स जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सल्फ़र, फॉस्फोरस और कार्बन और टिन जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। देन हमारे पास आ जाते हैं कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन हो गया और फ्लुएंस हो गया। मतलब कार्बन जो है कितनी एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, 4 फॉर्म्स में, 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। अब जो हमारे पास डायमंड होता है उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट में होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में जो है वो शीट ऑफ 6 साइडेड लेटेड में इनके कार्बन अरेंज होते हैं, जबकि ग्रेफीन में जो है सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट होती है। फ्लुएंस में जो है ये स्फीयर की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। देन उसके बाद हमारी जो है 4th स्टेट आ जाती है मैटर की, दैट इज़ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा हमारे पास क्या है कि भाई जैसे कि हमारे पास जो है वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड को हीट किया हमने तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। अब जब हम गैस को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते रहें और क्या हो कि उसमें जो है वो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएं और प्रोटॉन जो है पीछे अलग रह जाएं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और ये कब होगा कि जब हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वैसे ही हमारे नेचर में जो है वो प्लाज्मा स्टेट में काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती है। तकरीबन अगर पूछा जाए कि हमारे जो है वो यूनिवर्स में या हमारे जो है वो यहाँ पर ज़्यादा स्टेट ऑफ मैटर में कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज़ प्लाज्मा। जैसे कि हमारा सन हो गया, वो भी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में है, दैट इज़ प्लाज्मा में। कि भाई क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस जो है वो सेपरेट हो, फ्रीली मूव कर रहे हो, तब हम उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक हो गया। अब प्लाज्मा की जो है वो एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती है, जैसे ये यूज़ होता है फ्लोरेसेंट बल्ब्स में, टीवी में हमने प्लाज्मा टीवी के भी नाम सुना है, तो ये किस में यूज़ होता है, डिस्प्लेइंग ऑफ जो है वो टीवी में, उसके अलावा नियॉन साइंस में, कंप्यूटर में, और इसे जो है वो किसने आइडेंटिफाई किया था, विलियम क्रूक ने आइडेंटिफाई किया था।
देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर आती है, दैट इज़ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारे पास क्या है कि भाई जब आप लोग एटम्स को कूल करें एब्सोल्यूट ज़ीरो पे और वो क्या करें कि डिफरेंट एटम्स की तरह बिहेव करना छोड़ के बल्कि आपस में क्लम्प होकर सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। जब आप लोग इतना टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आ जाएं, इस टेम्परेचर पे कूल करें एटम्स को, तो वो क्या कहलाएंगे, अपनी जो है वो मूवमेंट करना वो छोड़ देंगे, बल्कि वो आपस में क्लम्प होकर सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगेंगे। उस चीज़ को हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी बेसिकली जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, आइंस्टाइन और सत्येंद्र बोस ने दी थी 1920 में। उसके बाद जो है वो इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, किसने किया था, एरिक कॉर्नेल ने और कार्ल वॉमन ने 1995 में। ये जो है वो इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर ले आए थे कि उसमें जो है वो जो एटम्स थे उन्होंने जो है मूव करना कम कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग इतने टेम्परेचर पे आ जाएंगे, जो कि एक इमेजनरी है, जब हम इतने टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे तो एटम्स कम्प्लीटली अनएक्साइटेड हो जाएंगे, सुपर कूल्ड हो जाएंगे और वो बिहेव करने लगेंगे सिंगल एंटिटी की तरह। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक हो गया। आई होप ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।